Headlines presented by Shri Guru Ram Rai University, Dehradun, first ICAR accredited university of Uttarakhand. देहरादून में मूसलाधार बारिश से प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने स्थानीय लोगों से की बातचीत। 2 प्रभावित परिवारों को सहायता राशि के दिए चेक। ऋषिकेश में भारी बारिश को लेकर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ अलर्ट। गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए लोगों से की अपील। लाउड हेलर के माध्यम से कर रही अनाउंसमेंट। रामनगर में आपदा की स्थिति से निपटने के लिए एक्शन। पंपापरी और चुकम गांव में की गई मॉकड्रिल। आपदा प्रभावित लोगों को मुआवजा देने की दी सूचना। पौड़ी में क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन किट प्रशिक्षण कार्यक्रम। 49 अधिकारियों और कर्मचारियों ने लिया हिस्सा। ड्रग डिटेक्शन किट के उपयोग की दी जानकारी। और देहरादून में यातायात नियमों के उल्लंघन करने वालों पर एक्शन। पुलिस ने 85 वाहनों का काटा चालान। 22 वाहन की सीज। 40,000 रुपए का वसूला जुर्माना। नमस्कार, देवभूमि उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। खबरों का रुख करते हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने गढ़ी कैंट क्षेत्र के बनिया बाजार, वीरपुर और विवेक विहार, जाखन का दौरा कर बीते दिन हुई मूसलाधार बारिश से प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया है। उन्होंने स्थानीय निवासियों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना। इसके बाद मंत्री गणेश जोशी दून विहार वार्ड के विवेक विहार पहुंचे, जहां तेज बारिश के कारण पुष्टा क्षतिग्रस्त हो गया था। उन्होंने मौके पर तहसील, नगर निगम के अधिकारियों को नाले की त्वरित सफाई और पुस्ते के पुनर्निर्माण के निर्देश दिए। इस दौरान मंत्री गणेश जोशी ने 2 प्रभावित परिवारों को तत्कालीन सहायता राशि के चेक भी वितरित किए। इसके बाद मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी रोड स्थित मालसी पुल का भी जायजा लिया, जो तेज बारिश के कारण एक तरफ से क्षतिग्रस्त हो गया था। उन्होंने मौके पर उपस्थित अपर जिलाधिकारी के मिश्रा सहित लोक निर्माण विभाग के अधीक्षक अभियंता और अधिशासी अभियंता को निर्देशित करते हुए कहा कि देहरादून मसूरी मार्ग एक अत्यंत महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग है, जिस पर यात्रियों की आवाजाही हमेशा बनी रहती है। उन्होंने मालसी में नए पुल के निर्माण के लिए आंगणन और डीपीआर शीघ्र तैयार करने के निर्देश दिए, जिससे कि निर्माण कार्य शीघ्र आरंभ किया जा सके और आवागमन में किसी प्रकार की बाधा न हो। भारी वर्षा से मेरी विधानसभा में कई सड़कें बंद हो गई हैं। कालीगढ़, सरोना, सिल्ला मार्ग बंद हुआ है और दून विहार में एक पुस्ता गिरने से 2 मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। किसी प्रकार गढ़ी कैंट के वीरपुर में रात भारी वर्षा से लोगों के घर में जल भराव हुआ, जिससे उनका पूरा सामान, कपड़े वगैरह सब भीग गए हैं। और अभी हमने जो मानक के अनुसार सहायता राशि है, उसके चेक मैंने उनको वितरित किए हैं। कई मकानों चू रहे थे, उनको अपने पास से हमने टारपोलिन जो है वितरित की है। और ऐसे संकट की घड़ी में हमारी सरकार इन पीड़ितों के साथ में खड़ी है। माननीय मुख्यमंत्री जी सब मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उत्तरकाशी के अंदर जो बादल फटा था, 2 लोगों की बॉडी मिल गई थी, अभी 7 लोग बाकी, उनको ढूंढा जा रहा है। और सरकार, देखिए, आपदा को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन आपदा के बाद सरकार किस संवेदनशीलता से काम कर रही है, ये धामी सरकार ने हर समय दिखाया। आपने देखा होगा सिर्फ 11 के अंदर लोग दिवाली मना रहे थे और मुख्यमंत्री जी सिर्फ 11 में थे, और आज भी लगातार उसकी मॉनिटरिंग खुद कर रहे हैं। तो वहीं प्रदेश भर में कहर बनकर बरस रही है मानसून की बारिश। खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां प्रदेश भर में भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है और प्रदेश भर में कहर बनकर बरस रही मानसून की बारिश। देहरादून में सुबह से ही बारिश का दौर जारी। बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। दून समेत 7 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट।
देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, नैनीताल और बागेश्वर जिले के कुछ हिस्सों में भारी बारिश। अन्य जिलों में तेज बारिश और बिजली चमकने का येलो अलर्ट जारी। 6 जुलाई तक प्रदेश भर में तेज बारिश होने के आसार। ऋषिकेश, यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग सहित 153 सड़कें बंद। पहाड़ों में लगातार गिर रहे बोल्डर और मलबे। बंद सड़कों को खोलने का प्रयास जारी। बारिश के चलते कई स्थानों पर भूस्खलन और जलभराव। पहाड़ी क्षेत्रों में नदियां उफान पर। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आपदा प्रबंधन की टीम अलर्ट मोड पर। नदी नालों के पास रहने वाले लोगों को पुलिस कर रही है अलर्ट। मौसम विभाग की श्रद्धालुओं और पर्यटकों से अपील, यात्रा पर आने से पहले मौसम के लिए जानकारी। पहाड़ी क्षेत्रों में आवाजाही के लिए बरते विशेष सावधानी। गाद गदेरों से बनाए दूरी। पुलिस लोगों को सतर्क रहने और नदी के आसपास न जाने के लिए कर रही जागरूक। जब आप 1 तारीख को जा रहे हैं तो भी बारिश की एक्टिविटी में थोड़ी तो कमी आएगी, लेकिन बहुत कमी लगता नहीं कि आएगी। तो आप ये कह सकते हैं कि ज्यादातर जगहों में 1 और 2 तारीख को भी बारिश मिलने वाली है। और साथ साथ जो ऑरेंज अलर्ट है वो हमने प्रदेश में उसको रखा है 1 और 2 तारीख है जुलाई में भी। तो उसमें भी हैवी से वेरी हैवी रेंज जो है कहीं कहीं पर वो देखने को मिलेगी प्रदेश में। अगर जरूरी हुआ तो उसको भी आगे बढ़ा भी सकते हैं वार्निंग का स्तर जो है, नहीं तो अभी अगर प्रेजेंट में देखें तो इस तरह की स्थिति उसमें भी। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, लगातार प्रदेश में भारी बारिश का जो है कहर देखने को मिल रहा है। एक तरफ रास्ते बंद हो गए हैं तो दूसरी तरफ जो नदियां हैं वो भी उफान पर चल रही है। प्रशासन ऐसे में क्या तैयारियों के साथ जुटा हुआ है? हाँ, कहें तो बिल्कुल संदीप, लगातार कहें तो मौसम अब मानसून आ चुका है और कहीं ना कहीं चाहे हम हिमाचल की बात करें चाहे उत्तराखंड की करें, ये पहाड़ी राज्य आते हैं तो यहाँ कहीं ना कहीं जब मानसून ज्यादा होता है, बारिश ज्यादा होती है, बादल फटने की घटनाएं ज्यादा होती हैं तो कहीं ना कहीं विपदाओं का सामना करना पड़ता है और उसके लिए लगातार सभी विभाग अलर्ट मोड पर रहते हैं और इसके लिए तैयारी भी हम कहें तो काफी समय से लगातार पहले चल रही है। तो वही मौसम विभाग लगातार पहले ही अपडेट लाता है कि 3-4-6 दिन पहले कौन कौन सी डेट को बारिश होनी है, क्या नहीं है, उस हिसाब से सभी तैयारियां होती हैं और लगातार लोग तैयारी में, सभी अधिकारी, सभी आप कहें जितने भी संबंधित विभाग हैं संयुक्त रूप से इन तैयारियों में लगातार लगे रहते हैं और वो देखने को भी मिल रही है। पर जहां पर्वतीय क्षेत्र की हम बात करें वहां कहीं ना कहीं ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब पर्वतीय क्षेत्रों में ज्यादा बारिश होती है तो वहां नुकसान ज्यादा होता है और सबसे बड़ी भूस्खलन की जो वो ज्यादा घटनाएं होती हैं। जब पहाड़ पर ज्यादा पानी गिरता है तो कहीं ना कहीं रोड्स ब्लॉक्स हो जाती हैं, अन्य चीजें होती हैं और वहीं कहा जाता है कि जो पर्वतीय क्षेत्र में जाने वाले हैं, चाहे वो 4 धाम की यात्रा है या अन्य गंतव्य जाना चाहते हैं, तो वो मौसम की जानकारी अनुसार से जाएं और देखभाल के जाएं। कभी भी ये जरूर दिक्कतें आती हैं कि जब भूस्खलन हो जाता है, ऊपर से पहाड़ मिट्टी गिर जाती है तो कहीं ना कहीं बड़ी घटनाओं का असर होता है और लगातार पिछले दिनों में काफी घटनाएं हो भी रही हैं और हम लोगों को जहां भी जाएं थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कमल, एक तरफ तो स्थानीय लोगों को तो परेशानी हो रही है और साथ ही बात करें 4 धाम यात्रा को लेकर, क्योंकि जारी है, उसको लेकर क्या कुछ गाइडलाइंस जारी की गई है और कितना असर मौसम का 4 धाम यात्रा पर देखने को मिल रहा है? जगह जगह हम कहें तो चाहे 4 धाम में जगह जगह कहीं बीच बीच में लगातार हम कहें तो रोड्स ब्लॉक होते जा रही हैं। अभी हम पिछली अगर बात करें तो अभी एक 24 घंटे लिए यात्रा बंद भी गई थी जब काफी अलर्ट जारी किया गया था और अब फिर उसको अलर्ट को अब फिर जो यात्रा है सुचारू रूप से शुरू कर दिया। लेकिन जिस जिले में पड़ते वाते हैं, जिला प्रशासन को जिम्मेदारी दी गई है कि अगर आपके इलाके में ज्यादा बारिश है या कहीं भूस्खलन हो रहा है कि रोड्स ब्लॉक है तो जो तीर्थ यात्री आ रहे हैं उनको वहीं गंतव्य अपने सही जगह रुकवा दें जहां पर उनको सारी व्यवस्थाओं का किसी प्रकार की दिक्कत सारी व्यवस्थाएं मिल सकें, ये उनको जिम्मेदारी की है। कुल मिला के स्मूथली यात्रा चल रही है। पर सबसे बड़ी बात यही है, बार बार यही कहना होता है कि जो मौसम की जानकारी आप उनसे अपडेट चलें और जिला प्रशासन लगातार अपने इलाके में ये चीज जानकारी लगातार दे रहा है। बिल्कुल कमल, तो आप जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वहीं भारी बारिश के कारण होने वाली अप्रिय घटनाओं से बचने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम हाई अलर्ट मोड पर है। ऋषिकेश में लगातार हो रही बारिश के कारण गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने पर एसडीआरएफ और पुलिस की टीमें लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील कर रही है, जिससे कि किसी भी तरह की अनहोनी होने से रोकी जा सके। पुलिस प्रशासन लगातार गंगा घाटों पर लाउड हेलर के माध्यम से अनाउंसमेंट कर स्थानीय लोगों और पर्यटकों से पानी से दूरी बनाए रखने की अपील कर रहा है। जल पुलिस के हेड कांस्टेबल
कांस्टेबल चैतन्य कुमार ने कहा कि लगातार बारिश के कारण गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसको देखते हुए लोगों से घाटों के पास न जाने की अपील की गई है और संवेदनशील इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित इलाकों में जाने के लिए कहा जा रहा है। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, तुरंत हट जाए यहाँ से, ये तुरंत हटिए, डैम से पानी छोड़ जाए, आपको हटिए यहाँ से, तुरंत खाली करिए, ये तो नहाने वाले हट जाए प्लीज यहाँ से, ये चैन पकड़ के स्नान करें, अदरवाइज बिना उसके मत करें, ये यहाँ गहरा पानी है, पानी पड़ रहा है, आपको हटिए यहाँ से प्लीज, यदि आपकी ध्यान नहीं हुई यहाँ पे लेकिन घूमने बाहर आओ तुरंत यहाँ पे, छोटे बच्चों को बाहर निकालो तुरंत यहाँ पे, ये पानी पड़ रहा है, आप लोग हटिए यहाँ से। अति वर्षा होने के कारण जल स्तर में काफी बदलाव हुआ है, काफी बढ़ गया है। तो जो अस्थायी रूप से घाट पर जो दुकानें लगाते हैं उनको सुरक्षित स्थान पर भेजने के लिए चेतावनी दे दी गई है और जो किनारे झुग्गी बस्तियां हैं जहां पे जल भराव की समस्या होती है वहां पर भी समय समय पर अनाउंस किया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि अपने जो है सामान के साथ सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएं। और जो श्रद्धालु यात्रा करके तीर्थाटन पे आए हुए हैं और गंगा घाट पे स्नान कर रहे हैं तो उनको बराबर उच्चाधिकारियों के आदेशानुसार उनके आदेशों का अक्सर से पालन करते हुए घाट पर अनाउंस किया जा रहा है कि आप तेज जलधारा गहरे जल से दूर रहें और छोटे बच्चों को, खासकर छोटे बच्चों को, बुजुर्गों को जलधारा में जाने से बिल्कुल रोका जा रहा है। आपदा की स्थिति से निपटने के लिए रामनगर के पंपापुरी और चुकम गांव में मॉक ड्रिल की गई। इस दौरान जनपद और तहसील स्तर पर पुलिस विभाग, वन विभाग, स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य विभागों की टीम संयुक्त रूप से मॉक ड्रिल अभ्यास का हिस्सा रही, जिन्होंने आपदा की स्थिति में बाढ़ के खतरे को कम करने और आम जनमानस के साथ उनकी संपत्तियों की सुरक्षा के अलावा जलभराव की स्थिति में अजगर और सांप के रेस्क्यू का भी अभ्यास किया। साथ ही आपदा प्रभावित लोगों को मुआवजा देने की भी सूचना दी। इस दौरान एनडीआरएफ टीम मानव और तकनीकी संसाधनों से युक्त दिखी। प्रभावित क्षेत्र में मॉक ड्रिल के दौरान सभी संबंधित विभागों का आपसी समन्वय सराहनीय रहा। सभी ने टीम भावना से रेस्क्यू कार्य का सफलतापूर्वक समापन किया गया। पौड़ी पुलिस लाइन के सभागार में क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन किट प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सर्च प्रयोजन, अपराध स्थल जांच किट और ड्रग डिटेक्शन किट के प्रभावी उपयोग से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। इस प्रशिक्षण में जनपद पौड़ी के अलावा जनपद रुद्रप्रयाग और चमौली से नामित कुल 49 अधिकारियों और कर्मचारी गणों ने भाग लिया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य जमीनी स्तर पर अपराध के घटित होने पर घटनास्थलों से वैज्ञानिक ढंग से साक्ष्यों का संकलन करना, उनका रखरखाव करना और जांच के लिए विधि विधान प्रयोगशाला भेजना, साथ ही त्वरित जांच की क्षमता को बढ़ाना है, जिससे पुलिस के जांच कार्य अधिक प्रभावी, सटीक और न्यायिक दृष्टिकोण से प्रमाणिक हो सकेंगे। इस कार्यक्रम में प्रभारी जिला मोबाइल फॉरेंसिक यूनिट श्रीनगर की ओर से सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को किट के प्रयोग, संरचना और उससे प्राप्त होने वाले प्रशिक्षणों की व्यवहारिक जानकारी प्रदान की गई। साथ ही प्रशिक्षण में विशेष रूप से ड्रग डिटेक्शन, साक्ष्य संकलन, फिंगरप्रिंट, ब्लड सेल सैंपलिंग और डिजिटल साक्ष्य संरक्षण जैसे विषयों को विस्तार से समझाया गया। इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम जनपद स्तर पर अपराध अनुसंधान की क्षमता को और अधिक सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ऋषिकेश में भूमाफियाओं पर प्रशासन का शिकंजा, खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर भूमाफियाओं पर लगातार प्रशासन एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है। ऋषिकेश में काले की ढाल पर भूमाफिया के खिलाफ कसा शिकंजा। उप जिलाधिकारी कार्यालय से गुमराह कर ली गई अनुमति पड़ रही भारी। कार्यालय को गुमराह कर ली गई अनुमति पर एसडीएम योगेश मेहरा एक्शन मोड पर। भूमाफिया की तरफ से किए गए अवैध खनन पर भारी जुर्माना। अवैध खनन कर रही जेसीबी पर भी कठोर दंडात्मक कार्रवाई। कोतवाली प्रभारी को एसडीएम मेहरा की 2 टूक। अवैध खनन में शामिल जेसीबी को तत्काल करो सीज के आदेश दिए एसडीएम ने। भूमाफिया की ओर से मिट्टी के पहाड़ पर खरीदी गई भूमि की जांच संभव। एमडीडीए में भी भूमाफिया के खिलाफ शिकायत दर्ज। मिट्टी का पहाड़ खरीदना भूमाफिया को पड़ेगा भारी।
खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, भूमाफियाओं पर शिकंजा कसने की यहां पर खबर सामने आ रही है, क्या कुछ पूरा अपडेट है और क्या कुछ पूरा मामला है वो आपसे जानेंगे। हाँ संदीप, सबसे बड़ी बात है कि काले की ढाल पर यहाँ भूमाफियाओं द्वारा बहुत बड़ी एक मिट्टी की पहाड़ी और बीच में से काट करके खनन कर दिया गया। बताया गया कि देख रहे होंगे टीवी स्क्रीन में कैसे बीच में काट करके इतना एरिया कैसे बिक गया, पहले तो यह समझ में नहीं आ रही, एक बहुत बड़ा जांच का विषय है। नंबर 2, यहाँ पर उपजिलाधिकारी से कार्यालय से यहाँ पर इसको समतल करने के लिए यहाँ पर इसकी अनुमति मांगी गई थी और 3 से 4 दिन की अनुमति दी गई थी, लेकिन उसके बाद यहाँ देखा गया पूरा खनन मिट्टी का दोहन कर दिया, यहाँ पर परिवहन कर लिया गया। जिसके बाद लगातार जब मामले निकल के आए तो यहाँ पर फिर एक्शन मोड पे योगेश मेहरा दिखाई दिए, बड़े सख्त नाराज हुए कि कैसे यहाँ पर गुमराह करके गलत तरीके से यहाँ पर अनुमति ले ली गई और उसके विपरीत काम किया गया। तो अब हम देख रहे हैं कि बड़ा सख्त नजर आए, नाराज हैं वो बड़े, किस प्रकार की घटनाएं कैसे भूमाफिया गुमराह कर रहे हैं उनको। लेकिन जब ऐसे ही सब चीजें उनकी नॉलेज में आए तो बड़े कड़े एक्शन में दिखाई दिया। और एक तो उन्होंने खनन विभाग को कहा, उन्होंने खनन विभाग ने पूरा मौका मुआयना किया और पूरा इसका देखा है कितना इसमें परिवहन किया गया, कितना खनन किया गया, कितना जो अनुमति ली गई, कितना गुमराह किया गया। तो सब लेते बहुत भारी जुर्माना किया गया। साथ ही जो जेसीबी मशीन है इसमें भी बड़ा आर्थिक दंड लगाया गया है और इसको तत्काल जो यहाँ के कोतवाल हैं उनको कहा गया कि तत्काल कहीं से भी ढूंढ के निकालो तो सीज किया जाए। और ताकि सबसे बड़ी बात आप देख रहे हो कैसे पहाड़ी और बीच में से कैसे हिस्सा इसका निकाल के बेच दिया गया भूमाफिया, कितना बड़ा ब्लंडर मिस्टेक है, इसकी भी जांच की जा रही है। और एमडीडीए में भी इसकी लिखित शिकायत पहुंची है। तो कई तरह के मामले हैं, भूमाफियाओं पे नकेल कसने के लिए प्रशासन बिल्कुल सख्त है। वहीं मुख्यमंत्री जो है लगातार कहते रहते हैं कि ये जो भूमाफिया लोग हैं जो इस प्रकार की इनलीगल काम कर रहे हैं, गुमराही कम कर रहे हैं, तो ऐसे खिलाफ भी बड़ा एक्शन लेने की जरूरत है और बड़ी कार्रवाइयां हो भी रही है। कमल, ये लेकिन अपने आप में एक बड़ा सवाल नहीं उठता है कि भूमाफिया तो चलिए गुमराह कर रहे हैं, लेकिन जब अनुमति दी गई है तो जो विभाग है वो पूरी तरह से पहले जांच करे उसके बाद अनुमति दे। क्योंकि देखिए जनरल स्टोर से सामान तो खरीदा नहीं गया कि पैसे दिए और सामान ले लिया, ये यहां पर खनन का मामला जुड़कर सामने आ रहा है। तो क्या विभाग में जो अधिकारी कर्मचारी, क्या उनकी भी संलिप्तता की खबर जो है सामने आ सकती है? बिल्कुल, बहुत सही सवाल है आपका संदीप, बिल्कुल, क्योंकि ये अनुमति ऐसे नहीं मिलती है, पूरी इसका निरीक्षण किया जाता है, जांच की जाती है उसमें, लेकिन कहीं ना कहीं चूक हुई है। मैंने कहा चूक हुई है, बातें सारी निकल के आई है। साधना टीवी ने भी बड़ा मामला जोर शोर से उठाया कि जब पता चला कि गुमराह कर गया, झूठ लेके अनुमति ली गई, जब ये सारी बातें उपजिलाधिकारी योगेश मेहरा जो हैं उनके पास जब पहुंची हैं, उन्होंने बड़े सख्त दिखाई दिए और बड़े रोष में भी दिखाई दिए कि किस प्रकार से इन्होंने गलत तरीके से यहाँ पर उन्होंने अनुमति ले लिया। तो उसके बाद अब बड़ा एक्शन मोड हो रहा है, कार्रवाइयां जारी हैं, लगातार जेसीबी को ढूंढ निकालने और सीज करने की अनुमति है, कड़ा दंड है, खनन परिवहन के उस पर दंड, तो कहीं चीजें निकल के आ रही है। और देखो ना भूमाफिया कितने हौसले बुलंद है, कैसे नेशनल हाईवे 58 पर पूरा एक पहाड़ गया, उसमें से बीच में से इतना हिस्सा कैसे काट लिया, कैसे खनन कर लिया गया, ये सब बड़ा जांच का विषय। और लगता है कि जब चीजें जैसे चल रही है, कठोरता दंड कार्रवाई होगी भी और भी आगे आगे चीजें निकलेंगी कि किस प्रकार की रजिस्ट्री होगी और किस प्रकार से क्या, ये सब चीजें जांच का विषय है। और बहुत जल्दी सारी चीजों में खुलासे होंगे कि भूमाफिया यहाँ तो है, लगातार इसके पास इतना फंडिंग भी कहां से आ रही है जो लगातार हर 2 महीने बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां भी क्रय विक्रय कर रहा है। बिल्कुल कमल, तो हम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एसएसपी अजय सिंह के निर्देशन पर सभी थाना प्रभारी अपने अपने थाना क्षेत्रों में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों और शहर की शांति व्यवस्था को भंग करने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं, जिसके चलते प्रेमनगर पुलिस ने क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग के दौरान पुलिस ने मॉडिफाइड साइलेंसर और पटाखे फोड़ने वाली बाइकों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की। पुलिस ने पटाखे फोड़ने और मॉडिफाइड साइलेंसर का प्रयोग करने वाले 85 वाहनों का चालान किया है। साथ ही 22 वाहनों को सीज कर 40,000 रुपए का जुर्माना वसूल किया। सभी मॉडिफाइड साइलेंसर्स के ऊपर पुलिस ने बुलडोजर चलाकर उन्हें नष्ट किया। इस दौरान पुलिस ने कहा कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले और शहर की शांति व्यवस्था को भंग करने वालों के खिलाफ दून पुलिस का अभियान लगातार जारी रहेगा। चमोली के ज्योतिर्मठ के मुख्य बाजार में बोलेरो
कैंपर में सवार निहंग सरदार यात्रियों का स्थानीय लोगों के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिससे निहंगों की ओर से लोगों को तलवार से हमला करने का प्रयास किया गया, जिसमें स्थानीय निवासी बाल बाल बचे। इस दौरान स्थानीय व्यापारियों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। व्यापारियों की तरफ से दी गई सूचना के बाद पुलिस ने यात्रियों को थाने के गेट के पास रोक लिया। इस बीच बड़ी संख्या में स्थानीय व्यापारी भी थाने पहुंच गए। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। पुलिस की ओर से बीच बचाव करने के प्रयास के दौरान अमृतपाल नाम के एक निहंग सरदार ने धारदार चाकू से एसएसआई के सिर पर वार कर दिया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई है। प्राथमिक उपचार के लिए ज्योतिर्मठ स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है। इस घटना को लेकर पुलिस की ओर से 2 अलग अलग मामले दर्ज किए गए हैं। पहला मुकदमा स्थानीय लोगों की ओर से, तो वहीं दूसरा मुकदमा घायल एसएसआई की तरफ से विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज करवाया गया है। ज्योतिर्मठ थानाध्यक्ष ने बताया कि निहंग यात्रियों के पास तलवार और कृपाण के अलावा कुल्हड़, बड़ी दोधारी तलवार, चाकू और फरसा जैसे कई अन्य धारदार हथियार भी हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान हरप्रीत सिंह, अमृतपाल सिंह, हरप्रीत सेकंड, बिंदर सिंह, गर्जा सिंह, हरजोत सिंह और भोला सिंह के रूप में हुई है। सभी आरोपी पंजाब के फतेहगढ़ के निवासी हैं। इनमें ज्योतिर्मठ गुरुद्वारा के पास एक स्थानीय व्यापारी के साथ 8 निहंग सिख यात्रियों का स्कूटर निकालने को लेकर विवाद हो गया था, जिसमें सिख यात्रियों द्वारा स्थानीय व्यापारी को तलवारों से वार करते हुए उस पर प्रहार किया गया। जिसकी सूचना देने के लिए जब स्थानीय व्यापारी थाने पर पहुंचा तो स्थानीय व्यापारी के साथ इन निहंग सिख यात्रियों द्वारा थाने पर भी मारपीट करने का प्रयास किया गया, जिसमें बीच बचाव पर पुलिस के आने पर उक्त निहंग सिख यात्रियों द्वारा मौजूद वरिष्ठ उप निरीक्षक के ऊपर भी प्रहार किया गया तलवारों से, जिससे वरिष्ठ उप निरीक्षक को भी चोट आई है। स्थानीय व्यापारी के द्वारा दी गई तहरीर और वरिष्ठ उप निरीक्षक के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाने पर अभियोग दर्ज है। इस मामले में कुल 8 निहंग सिख यात्रियों में से 7 निहंग सिख यात्रियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और एक निहंग सिख यात्री नाबालिग है, जिस कारण उसे गिरफ्तार नहीं किया गया है। उसके विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड बीजेपी के महेंद्र भट्ट फिर से बने हैं अध्यक्ष। खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर महेंद्र भट्ट पर एक बार फिर से भरोसा जताया गया है। उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट फिर से बनाए गए हैं। राज्य चुनाव अधिकारी और केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने की घोषणा। लगातार रिपीट होने वाले पहले प्रदेश अध्यक्ष बने महेंद्र भट्ट। केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने महेंद्र भट्ट के नाम पर दी थी सहमति। संगठन चुनाव में प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए हुआ था नामांकन। कार्यक्रम में मौजूद कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने ताली बजाकर महेंद्र भट्ट का किया स्वागत। संगठन चुनाव में प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए हुआ था एक नामांकन। उत्तराखंड बीजेपी के महेंद्र भट्ट फिर से बने अध्यक्ष। राज्य चुनाव अधिकारी और केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने की घोषणा। लगातार रिपीट होने वाले पहले प्रदेश अध्यक्ष बने महेंद्र भट्ट। केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने महेंद्र भट्ट के नाम पर दी थी सहमति। संगठन चुनाव में प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए हुआ था एक नामांकन। जो कल नामांकन प्राप्त हुए प्रदेश अध्यक्ष के लिए, उसमें और साथ में राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के लिए, उसमें केवल एक ही नामांकन प्रदेश के जो अभी वर्तमान में भी अध्यक्ष हैं आदरणीय महेंद्र भट्ट जी के लिए प्राप्त हुआ है। मैं उनका नाम आज इस मंच से प्रदेश के अध्यक्ष के नाते घोषित करता हूं। उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और कितनी सुंदर बात है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री उनका मुंह मीठा करा रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, महेंद्र भट्ट पे एक बार फिर से भरोसा जताया गया है और उत्तराखंड की जो है बीजेपी अध्यक्ष उन्हें बनाया गया है। अब ऐसे में उनके सामने क्या कुछ चुनौतियां रहने वाली हैं? हाँ संदीप, भले ही आज जो हर्ष मल्होत्रा है, जो प्रभारी हैं, जो केंद्र राज्य मंत्री भी हैं, वो यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने अधिकारी घोषणा की है, लेकिन
साधना टीवी ने कल ही घोषणा कर दी थी कि अगले जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो फिर महेंद्र भट्ट ही होंगे, कि लगातार वो दूसरी बार अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। पर आधिकारिक घोषणा आज हुई है। तो सबसे बड़ी बात कहें कि पिछले 3 वर्षों से लगातार वो अध्यक्ष हैं। उनके नेतृत्व में लगातार जितने भी चुनाव हुए, काफी चुनाव में उनको पार्टी को विजय हासिल, और साथ ही कहें तो जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनकी और आपस में जो कह रहे हैं, एक आपस में जो जोड़ी है उसका कहीं ना कहीं भी यहाँ पर लाभ मिल रहा है और पार्टी को भी दिया। पार्टी ने यही देखा है कि लगातार महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में अच्छा काम चल रहा है, सभी चीजें पार्टी मजबूत हो रही है, और साथ ही पुष्कर सिंह धामी और उनके बीच में आपसी जो सामंजस्य है उसका भी पार्टी को लाभ मिल रहा है। वही हम देख रहे हैं कि जब कल यहाँ पर नामांकन हुआ, फिर दोबारा से महेंद्र भट्ट ने नामांकन किया, और यही तय हो गया था कि अब अगले अध्यक्ष भी जो होंगे महेंद्र भट्ट होंगे, और दोबारा उनको ये जिम्मेदारी जाएगी जिसकी घोषणा आज कर दी गई है। तो कुल मिला के कहें, अब सबसे बड़ी बात है कि पंचायत चुनाव जिसकी घोषणा हो गया वो विजय हासिल कराना, और जो 27 में जो चुनाव होगा वो तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना कितनी महत्वपूर्ण बनाएगी, ये सबसे बड़ी एक उनकी चुनौती होगी। तीसरी बार भी हैट्रिक भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड में हो, ये एक बहुत बड़ी उनके लिए चुनौती होगी। बिल्कुल कमल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।